ठीक है भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। और तुम्हें ध्यान हो कि जब हमने, बस थोड़ी ध्यान रखना, पढ़ के बैठना, स्पीड ज़्यादा रहती है, कोई पॉइंट छूट जाए, कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। देखते हैं, हमने तुमसे एक बात कही थी कि जिस दिन हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ाया था, एक ऐसे लाइन खींची थी और ये कहा था कि इस लाइन के ऊपर जिनको लिखेंगे वो सब होंगे यूकैरियोट्स। यू माने ट्रू, कैरियस माने न्यूक्लियस अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले, और इस लाइन के नीचे जो लिखेंगे वो होंगे सब प्रिमिटिव कैरियस वाले। और हमने सबसे पहला किंगडम ऐसे बनाया था, ध्यान करो, जिसमें नाम दिया था मोनरा, जिसमें आते थे ऑल प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया आते थे। फिर इस लाइन के ऊपर जितने भी अभी लिखेंगे सब यूकैरियोट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले हैं। और हमने यहाँ पर ऐसे करके डिजाइन बनाई थी, कुछ तुम्हें ध्यान हो, जानबूझ के हमने यहां पर ऐसे कुछ ये पॉइंट्स निकाले थे। तो हम इस किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। लेकिन यहाँ पर भी हमने लाइन खींच दी थी, और लाइन जब खींची थी तो ये कहा था इस लाइन के नीचे जो हैं वो तो होंगे यूनिसेलुलर। कैसे? यूनिसेलुलर। और इस लाइन के ऊपर अभी 3 किंगडम लिखेंगे, वो होंगे सारे के सारे मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, ध्यान करो, यहाँ पर एक किंगडम हमने बनाया था ऐसे करके, जिसका नाम दिया था प्लांटी। अलग बात है कि वो इकोसिस्टम में ज़्यादातर प्रोड्यूसर का काम किया करते थे। और फिर हमने यहाँ पर एक किंगडम और ऐसे बनाया था, इससे कुछ जुड़ा हुआ, जिसका नाम था एनिमलिया। ज़्यादातर ये कंज्यूमर हुआ करते थे। और फिर हमने एक और भी तो बनाया था जो मरे गले जानवरों को सड़ाने का काम करते थे, मिनरल्स साइक्लिंग में मदद करते थे, और नाम था उनका फंजाई। क्या नाम था? फंजाई। इस तरह से हमने तुम्हें 5 किंगडम सिस्टम में बताया था। तो आज हम इस किंगडम की आप बात करेंगे, प्रोटिस्टा की बात करेंगे। बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि दीज आर सिंगल सेल्ड। कैसे? सिंगल सेल्ड। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब क्या होता है? तो दीज आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले होते हैं। लेकिन इस किंगडम के लिए कहा जाता है कि ये किंगडम ऐसा होता है जिसके मेंबर जो होते हैं उनके वेल डिफाइंड लक्षण नहीं होते, क्योंकि इस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। हम तुम्हें अभी दिखाएंगे कि कुछ मेंबर ऐसे हुआ किया करेंगे जिनके लक्षण प्लांट जैसे हुआ करेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस कुछ करेंगे। और कुछ लक्षण जो होते हैं वो एनिमल जैसे कुछ मेंबर लक्षण दर्शाएंगे, और कुछ मेंबर जो होते हैं फंजाई जैसे लक्षण दर्शाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसा यूनिसेलुलर यूकैरियोट का ऐसा किंगडम है जिस किंगडम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। एक बात। दूसरी बात हम तुम्हें बताएं कि सिंगल सेल यूकैरियोट होते ही हैं, और साथ साथ लिखा होता है कि मोस्टली जो होते हैं वो प्राइमरली जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। कैसे होंगे? एक्वाटिक। तो हम तुम्हें बताते हैं कि सोचो पालक का पत्ता जो इसमें कितनी सारी सेल्स होती हैं, और सब्जी वाले हर पल उसके ऊपर पानी का छींटा मारते रहते हैं। इनकी मल्टीसेलुलर बॉडी तक सूखने का चांस होता है। सिंगल सेल की औकात क्या है? तो इनको तो पानी में ही होना पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, तुम भी जानते हो जीवन की ओरिजिन कहाँ हुई थी? पानी में। तो अभी तो जीवन बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, इसलिए मोस्टली ये एक्वाटिक ही होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और हम तुम्हें बताएंगे कि प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, और मोस्टली जो है ऐसे भी होते हैं। कैसे? सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी तुम जानते होगे कि जो एनिमल्स झुंड बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, उनके लिए 2 शब्द बोले जा सकते हैं, कॉलोनियल या ग्रेगेरियस। अंतर ये होता है कि जैसे तुमने मधुमक्खी देखी हो, हनी भी देखी हो, वो झुंड में तो रहती है, लेकिन उसके वर्कर्स का काम अलग होता है, क्वीन का काम अलग होता है, ड्रोन्स का काम अलग होता है। अर्थात ग्रुप में रहे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो ऐसे मेंबर्स को कॉलोनियल कहते हैं। लेकिन टिड्डा को देखो, ग्रुप में तो रहता है, लेकिन किसी काम के लिए ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ग्रुप में रहे, इंडिपेंडेंट हो, तो उसको कहते हैं ग्रेगेरियस, जैसा कि लोकस्ट होता है। लेकिन हम तुम्हें बताएं, और तुमने अगर कभी मकड़ी के जाल में एक मकड़ी को देखा हो कि गुफा में, अगर तुमने टाइगर को देखा हो पूरा जीवन अकेले गुजारता है, तो एकाकी जीवन गुजारने वालों को सॉलिटरी कहते हैं। तो मोस्टली ये सॉलिटरी होते हैं। हाँ, होने को बायोलॉजी है, कुछ भी हो सकते हैं, में भी कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कॉलोनियल भी हो सकते हैं। दूसरी बात हम तुम्हें बताएं कि ये कहा जाता है कि जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं ये चूंकि कैसे हैं? बीइंग यूकैरियोट्स। तो हम तुम्हें अब ये थोड़ी बताएंगे कि इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। भाई जब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताया था, तो बताया था कि जितने यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस तो होता ही है, साथ साथ सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल भी इनके अंदर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। अब हमने तुमसे कहे कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक, तो ये भी बकवास की बात क्या है भाई? जब सिंगल सेल है, और रॉबर्ट हुक ने भी सिंगल सेल को माइक्रोस्कोप से ही देखा था। हम कहते हैं कुछ चीजें हैं जो, जैसे मुर्गी का अंडा था, सिट्रस फ्रूट्स बताया था, अब तो ये मत कहना ऑस्ट्रिच का अंडा भी तो है। हाँ, इस तरह से कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर सेल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, अर्थात वो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगी, इसलिए माइक्रोस्कोपिक कहलाएंगे। और फिर हमें तुम्हें बताओ, हम ये क्या कह सकते हैं कि ये किंगडम प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो दूसरे किंगडम के साथ एक लिंक दर्शाता है। अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा ना। और दूसरी बात, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात
करें तो दोनों प्रकार का शुरू है। असेक्सुअल तो पहले से ही था और सेक्सुअल भी इनमें शुरू हो गया। कैसा शुरू हो गया? सेक्सुअल। तो हम बताएं, जब बैक्टीरिया हमने पढ़ाया था तो भी हमने वैसे तो पुराने जमाने के आधार पर 3 प्रकार का बताया था। वेजिटेटिव याद करो और साथ साथ सेक्सुअल याद करो और सेक्सुअल याद करो। फिर हमने तुमसे ये कहा था, माना कि बैक्टीरिया में हमें तो 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन। लेकिन एनसीईआरटी ये सब नहीं दिया गया। एनसीईआरटी तो हाँ, वो जो बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन होता है वो माना कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये तो कह सकते हो प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गया था और यहां से कायदे से शुरू हो गया। तो इस तरह से कुछ हमने जनरल कैरेक्टर बताए तुम्हें कि प्रोटिस्टेंट्स के। अब हम तुम्हें बताएं कि पढ़ाने की सुविधा के लिए, या जैसा कि इस डायग्राम से साफ नजर आता है, हमने इनको बांट लिया 3 भागों में। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और नंबर 2 हमने ये वाला बांटा, ये वाला क्या है? कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और नंबर 3 हमने इनके जैसे लक्षण दर्शाने वाला अर्थात प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। हमने इसलिए प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कह दिया कि प्रो प्री प्राइम माने अग्रिम प्रारंभिक अवस्था, और जून माने एनिमल। पुराने जमाने को इनको प्रिमिटिव एनिमल कहा जाता था ना। इस तरह से बात बताई। अब हम तुम्हें इनके बारे में 2-4 बातें बता दें। जैसे हम तुम्हें अब ये नहीं बताएंगे कि जितने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में अभी हम पढ़ाएंगे वो सब जो हैं सेलुलोजिक सेल वॉल होती होगी उनके। अरे भाई, जब फोटोसिंथेटिक है, चाहो तो इनको फोटोसिंथेसिस किसका लक्षण होता है? एनिमल्स का कि प्लांट का? प्लांट का। तो चाहो तो इनको प्लांट लाइक कह दो, तुम पता, चाहे प्लांट लाइक कह दे चाहे एल्गी लाइक कह दे, बात एक ही है। हम लोग डिवीजन थैलोफाइटा में, प्लांटी में सबसे पहले एल्गी ही तो पढ़ते हैं। और कंज्यूमर डिकम्पोजर, तुम जानते हो गांव में भैंस मर जाए, थोड़े दिन बाद उसके शरीर पे फफूंदी लग जाती है, पूरा ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करके वो इस्तेमाल कर लेते हैं और बॉडी के सारे मिनरल्स को मिट्टी मिला देते हैं। इकोसिस्टम में ज़्यादातर बॉडी को डिकम्पोज करने का काम फफूंदी ही तो करती है। तो इनके लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दीज आर फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। और यहाँ जून माने एनिमल होता है, इनके लिए सिंपली क्या कह सकते हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्या कह सकते हैं? एनिमल लाइक। अब जैसे ही हमने यहाँ लिख दिया कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में वो आएंगे जिनके लक्षण प्लांट जैसे होते हैं, तो अब हमें ये बिल्कुल जरूरत नहीं है कि इनके चारों तरफ बताओ अच्छा सेलुलोजिक सेल वॉल होती होगी कि नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। प्लांट सेल का लक्षण होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दूसरी बात बताओ अच्छा, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते होंगे कि नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते होंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हरे रंग का पिगमेंट होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, उसी को तो क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट है और सेल ऑर्गेनेल नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। और जिनके पास लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला पिगमेंट अर्थात क्लोरोफिल होता है, वो धूप में अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अर्थात फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शा लेते हैं। क्या दर्शाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। तीसरी बात बताई थी, माइक्रोस्कोपिक है चलेगा, लेकिन प्राइमरली एक्वेटिक भी तो है। अब हम तुम्हें बताएं, जो जीव पानी में पाए जाते हैं वो 2 तरह का मूवमेंट दर्शा सकते हैं। कुछ ऐसा है कि जैसे कागज की नाव पानी के ऊपर तैरती है, जैसे हवा से भरा गुब्बारा तैरता है, मतलब तैरने उसको कहते हैं फ्लोटिंग। और मछलियां, इंसान, ये सब क्या करते हैं? हाथ पैर चलाते हैं, इसको कहते हैं स्विमिंग। तो स्विमिंग एक तरह से एक्टिव प्रोसेस है, उसमें कुछ न कुछ अपेंडेजेज इस्तेमाल होते हैं जिसमें एनर्जी खर्च हो जाती है, जिसकी वजह से। और बायोलॉजी में तुम जानते हो एनर्जी खर्च हो, वो प्रोसेस हमेशा एक्टिव कहलाते हैं। जो फ्लोटिंग होता है वो पैसिव होता है। पौधे तो हाथ पर चला नहीं सकते। तो हम तुम्हें बताएं कि एक्वेटिक तो है, लेकिन ज़्यादातर जैसे किसी पानी के ऊपर पेड़ की, पौधे की पत्ती फ्लोट करेगी, वो हाथ पर नहीं चलाएगी, तो इसलिए 2 शब्द बोले जाते हैं। फ्लोटिंग करने वालों को प्लैंक्टोनिक कहा जाता है और स्विमिंग करने वालों को नेक्टोनिक कहा जाता है। मछलियां जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आएंगी और ये ज़्यादातर प्लैंक्टोनिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्लैंक्टोनिक होते हैं, अर्थात ये फ्लोटिंग करते हैं, न कि स्विमिंग। अब हमने कहा पढ़ाने की सुविधा के लिए इनको 3 ग्रुप में बांटा गया। नंबर 1 तुम भी जानते हो कौन सा? क्राइसोफाइट्स। कौन आएगा इसमें? क्राइसोफाइट्स में हम तुम्हें डायटम्स पढ़ाएंगे और साथ साथ क्या पढ़ाएंगे? डेस्मिड्स। डेस्मिड का अच्छा दूसरा नाम बताओ? इसमें बताते हैं गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी कौन आते हैं? गोल्डन एल्गी। अभी हम तुम्हें बताएंगे, थोड़ा सा लिख ले पहले, और क्राइसोफाइट के बाद हम तुम्हें बताएंगे डायनोफ्लैजलेट, डायनोफ्लैजलेट्स बताएंगे। और साथ ही साथ हम तुम्हें और एक बताएंगे जिसका नाम आएगा इग्लिनोइड। क्या नाम आएगा? इग्लिनोइड्स। थोड़ा सा हम बताएंगे के बारे में। पहला पॉइंट याद रखना बड़ा आसान है कि इसलिए तीनों कंपेयर करने कि इनके लिए लिखा जाता है ये फ्रेश वाटर एज वेल एज समुद्री पानी दोनों में पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर किसको कहते हैं? नदी, तालाब, झील, झरना, इन सब के पानी में मिनरल्स काफ़ी कम होते हैं। उसकी ऑस्मोलैरिटी अर्थात सांद्रता जो है लेस देन 50 मिली ऑस्मोल की होती है, उसको फ्रेश वाटर कहा जाता है। और ये समुद्री पानी होता है बड़ा नमकीन होता है, इसको समुद्री पानी कहा जाता है, मराइन वाटर कहा जाता है। तो एक तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं। और हम अभी तुम्हें रेड टाइड बताएंगे, समुद्र का पानी कभी लाल हो जाता है, उससे याद रहेगा
ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, ये मेनली पाए जाते हैं समुद्र में ही पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। और इग्लिना हो चाहे अमीबा हो, ये ज़्यादातर नदी तालाब में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर तो नदी का भी पानी कहलाता है, तालाब का भी पानी कहलाता है, लेकिन अंतर मालूम, नदी का पानी रनिंग वाटर होता है, तालाब का पानी स्थिर पानी होता है, अर्थात स्टिग्नेंट या स्टिल वाटर उसको कहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर में तो है मगर मेनली स्टिग्नेंट वाटर में पाया जाया करेंगे। ठीक है, चलो एक अच्छा डायग्राम बना के दिखाएं तुम्हें, तो हम तुम्हें डायग्राम बना के दिखाएं तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये मान लो हमने अभी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई और अंदर बना दिया मान लो साइटोप्लाज्म। अब क्या इनके अंदर न्यूक्लियस बनाए, बिल्कुल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पढ़ाएंगे ना, और साथ ही साथ अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क भी होगा, डीएनए का बना मतलब जाल। लेकिन अब हम बताएं गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, एक यूकैरियोटिक सेल में जितने साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल पड़े सब पाए जाएंगे इसके अंदर। लेकिन चूंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो स्पेशली हम कुछ ऑर्गन तो बताई दे, जैसे एक तुमने सुना क्या कि क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना, तो इनके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब है, लेकिन बार बार रोज बताने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं, मत भूलना कि प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट सेल का सबसे बड़ा लक्षण होता है सेलुलोजिक सेल वाल। तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर भी सेल वाल पाई जाती है। बस इसकी खास बात यह है कि जो डायटम्स होते हैं, कौन डायटम्स होते हैं, डेस्मिड्स होते हैं, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती, सेल वाल होती है, वो ऐसे सेलोज की बनी दो ओवरलैपिंग लेयर के रूप में बनी होती है, दो ओवरलैपिंग लेयर से बनी होती है, जो जैसे बिल्कुल सोप केस की तरह, सोप बॉक्स की तरह, साबुनदानी की तरह। हम तुम्हें बताएं जैसे एक अंदर अभी हमने बनाई, अब चलो एक लाल रंग से बनाए दे रहे हैं, लेकिन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने क्या किया कि लाल वाली को थोड़ा सा किनारे ज़्यादा आगे तक बना दिया ना, इस तरह से। हाँ, चाहो तो तुम्हारे सिलेबस नहीं है, लेकिन ऊपर वाली अर्थात लाल वाले रंग से जो बना रहे हैं, इस वाली सेल वाल को इपीथीका कह सकते हो, अंदर जो नीले रंग से बनाई है उसको हाइपोथीका कह सकते हो ना। और देखना नीचे वाले पोर्शन बना रहे हैं तो हमने थोड़ा सा नीली वाली रख रखी, लाल वाली पीछे कर दी है, जिससे अगर इनको ऐसे दबाएं तो ऐसा लगता है बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह, साबुनदानी की तरह दोनों बाल आपस में फिट बैठ जाएंगी ना। इस तरह से इनकी सेल वाल होती है। फिर एक बार ऊपर वाली लेयर को एपिथीका, अंदर वाली को हाइपोथीका। तुमने सुना जैसे चिकनी मिट्टी में बालू डाल दी जाए, बालू तो सैंड पार्टिकल, तो हम तुम्हें बताएं इसी सेल वाल में खूब सारे सिलिका पार्टिकल धसे रहते हैं। क्या धसे रहते हैं? डायटम्स की सेल वाल में सिलिका पार्टिकल धसे होते हैं। अब तुम जानते हो जो जिंदा है वो मरता भी है, तो अब सोचो जिस वाटर बॉडी में इस तरह के डायटम्स होंगे तो मान लो अंदर का प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाए, ऐसे समझो जैसे एक मुर्गी का अंडा जमीन में पड़ा हो और हम लोग पैर रख के निकल जाए तो क्या होगा? जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म, अंडा फूट जाएगा, अंदर का प्रोटोप्लाज्म तो निकल जाएगा, लेकिन जो मुर्गी के अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होती है वो मिट्टी मिल जाएगी, और इससे मिट्टी जो है चिकनी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी और साथ साथ भुरभुरी हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। तो इसलिए माना जाता है कि जिस वाटर बॉडी में होते हैं, मान लो ये उसमें मिट्टी है तालाब में, तो तालाब नहीं मतलब जहां भी है, और हमने तुमसे कहा कि मान लो ये डायटम्स मर जाए तो ये जो इनकी सिलिका पार्टिकल वाली सेल वाल है ये इस मिट्टी में मिल जाएगी, और इस मिट्टी ये जो है पोरस हो जाती है और साथ ऐसा लगता है ग्रिटी फीलिंग देने लगती है, भुरभुरी हो जाती है। तो इस तरह से इनकी ऐसी जो मिट्टी जिसमें ये सिलिका पार्टिकल डायटम्स की सेल वाल की मिली होती है, ऐसी सॉइल को हम लोग डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ये खुरदरी होने के चक्कर में इसमें फर्नीचर वगैरह रगड़ के ये मिट्टी रगड़ी जाए तो चिकनी हो जाएगी, अर्थात ऐसा लगता है इसको पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक्वागार्ड के तुम फिल्टर बना सकते हो, ऑयल फिल्टर बना सकते हो इसको ना। और तुम्हें पता चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कौन कहलाते हैं? 2 बार नीट में आ चुका है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन डायटम्स ही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? डायटम्स। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये भी बाकायदा यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, और हमने तुम्हें ये बताई। अब बात आई डायनोफ्लैजेलेट्स की, तो ये तो तुम्हें पता ही है कि ये ज़्यादातर मेनली कहाँ पाए जाएंगे? समुद्री पानी में पाए जाएंगे। चलो एक डायग्राम बना के देखते हैं। ऐसा लगता है हम अभी हमने लाल रंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, अंदर साइटोप्लाज्म बनाया, ये थोड़ी बताएंगे कि इनमें भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अरे भाई हम लोग प्रोटिस्टा का मतलब भी है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और इसमें भी न्यूक्लियोलस भी होगा, डीएनए के बना गुत्तम गुत्ता जाल भी होगा। मत भूलना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बना रहे, तो इनमें लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए पिगमेंट भी होता होगा। वो जिस सेल ऑर्गेनेल में भरा होता है क्या कहते थे? क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि क्लोरोप्लास्ट में जो चीफ या मेन पिगमेंट होता है वो कैसा है, उसी के आधार। अब तो साइटोलॉजी में हम टाइप ऑफ पिगमेंट बताएंगे, तो उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रोटिस्ट हो सकता है येलो कलर का दिखाई दे, हो सकता है ब्राउन कलर दिखाई दे, हो सकता है रेड कलर दिखाई दे, यहां तक कि हो सकता है ग्रीन कलर का दिखाई दे। तो इस तरह से, और इनकी जो सेल वाल है, तो इनकी सेल वाल होती तो सेलुलोजिक है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। जैसे तुमने कभी फुटबॉल देखी हो तो रबर के ब्लैडर के ऊपर लेदर की कवरिंग होती है, और लेदर की कवरिंग ऐसा लगता है छोटे छोटे हेक्सागन, छोटे छोटे
सटकोरी पैच सिल के बनाई जाती है। तो वैसे ही इनके ऊपर सेल वाल छोटी छोटी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट की बनी होती है। देखो अब साइड से प्लेट दिखाएंगे तो बन नहीं पाएगा, इसलिए हम ऊपर से डायग्राम बना रहे हैं। ऐसा लगता है, और थोड़ा ये बिगाड़ दे, काले के ऊपर काला ठीक नहीं लगेगा। ऐसा लगता है, सोचो कि एक प्लेट हमने ये बना दी, मान लो ये सेलुलोज की प्लेट बना दी जो इसके ऊपर है। भाई हम 3D डायग्राम नहीं बना पाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये सेलुलोजिक प्लेट बना दी और साथ ही साथ चलो हमने एक और सेलुलोजिक प्लेट बना दी, एक और बना दी, ये वाली ऐसे बनाई, और साथ ही साथ मान लो हमने एक और बना दी सेलुलोजिक प्लेट। ऐसे तमाम सारी सेलुलोजिक प्लेट, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है इसकी सेल वाल। और साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं, डाई माने दो, फ्लैजिला माने फ्लैजिला, जैसा कि इसका नाम है कि डाई फ्लैजिलेट्स होते हैं, अर्थात इनसे दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। बस एक फ्लैजिला क्या होता है, यहाँ से निकलता है और ऐसे लंबाई के अलॉन्ग होता है, लॉन्गिट्यूड, और दूसरा फ्लैजिला जो निकलता है, हम इसे ब्लू कलर से बना दें तो वो जो बेड़ी बेड़ी खांच है दो प्लेट के बीच, मतलब हॉरिजॉन्टल फरो जो है इसके बीच में ऐसे पाया जाता है, इधर से होते हुए पीछे से होते हुए ऐसे लिपटा रहता होगा ना। तो कितने फ्लैजिला होता है, दो, और वो एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनली पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनली पाए जाते हैं। और हम तुम्हें बताएं, तुम जानते हो कि जो जितने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि फास्ट प्रोसेस होता था, तो जिस समुद्र में होते हैं, जिस वाटर बॉडी में होते हैं, बताते हैं बड़ी तेजी से रिप्रोड्यूस करेंगे, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इतनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं कि समुद्र के पानी का कलर ही चेंज होने लगता है। रेड टाइड शब्द सुना, कौन करता है, ग्वानुलेक्स। अच्छा, ग्वानुलेक्स रेड टाइड करता है। और देखो जहां जितना, चाहे इंसान ही हो चाहे ये हो, जहां जिस ऑर्गेनिज्म का जितना पॉपुलेशन होता है, वो बदले में ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी तो रिलीज करते हैं। तो जब समुद्र में इनकी जो है संख्या, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इनकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं इतने ज्यादा हो जाते हैं पानी में कि दूसरे समुद्री जीव मरने लगते हैं, स्पेशली मछलियां तक मरने लगती है ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें इनके बारे में बताया कि इनकी सेलुलोजिक प्लेट, इनकी सेल वाल सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है, दो फ्लैजिला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली होते हैं इनके, और साथ ही साथ हमने कहा रेड टाइड कौन काज करता है, ग्वानुलेक्स मेनली पाए जाते हैं मैराइन वाटर में ना। अब बात है इग्लिनोइड की, इसमें इग्लिना पढ़ते हैं। चलो एक डायग्राम से ही समझते हैं। हम तुम्हें बताएं, ऐसा लगता है कि इग्लिना में सबसे पहले तो अभी हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। क्या बनाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मत भूलो ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, पढ़ ही रहे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा ना। तो फिर इसमें भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, अर्थात सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। लेकिन हम तुम्हें बताएं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम ये थोड़ी बताएंगे कि इनमें भी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल मतलब होता है, कहाँ भरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लेकिन एक बात बताएं, थोड़ा सा अंतर ये आ जाता है कि जब हम तैयारी करते थे उस जमाने में हमको ये कहा जाता था कि प्लास्टिड्स करेक्टरिस्टिक होता है प्लांट का, और इसको हमको इग्लिना पढ़ाया जाता था एनिमेलिया में, मतलब फाइलम प्रोटोजोआ में। तो हमको तो ये कहा जाता था कि जो इग्लिना होता है इसमें क्लोरोफिल तो होता है लेकिन क्रोमेटोफोर में होता है। लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ोगे साइटोलॉजी वाली, तो वहां साफ लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिड्स, इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किसका, प्लांट सेल एज वेल एज इग्लिनोइड्स। तो दोनों पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें एक और बात बताएं, हमको तो समय ये भी पढ़ा जाता था कि जब क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस फलस्वरूप स्टार्च बना करता है। लेकिन इग्लिना के लिए कहा जाता था इग्लिना में ट्रू स्टार्च नहीं पाया जाता, उस जो स्टार्च बनता है उसको पैरामेलम स्टार्च कहते थे। तो फिर हम तुम्हें दूसरी बात बताएं, जब साइटोलॉजी पढ़ोगे तो तुम्हें सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ोगे जिसका नाम होता है बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्युल्स, और यहीं से हेरी आउटग्रोथ निकलती है। ये हेरी आउटग्रोथ तुम जानते हो कि अगर इसकी लंबाई 150 माइक्रोन तक की हो तो इसको फ्लैजिला कहते थे, और 5 से 10 माइक्रोन हो तो इसको सिलिया कहते थे। क्या कहते थे, सिलिया, और बड़ी हो तो फ्लैजिला। तो चूंकि इसकी लंबाई बड़ी है तो यहाँ फ्लैजिला होता है। और लेकिन हम तुम्हें बताएं कि इग्लिना में ऐसे 2 फ्लैजिला निकलते हैं। ये अलग बात है कि एक की लंबाई ज्यादा होती है, एक की लंबाई छोटी होती है। और यहाँ पर जो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाई इसको कहते हैं रिजर्वायर। क्या कहते हैं, रिजर्वायर। अब तो पढ़ा ही नहीं जाता है, वरना हमको तो ये भी पढ़ाया जाता था कि इसी रिजर्वायर के साइड में एक ऑरेंज कलर का और स्पॉट पाया जाता था, और इसको ये फोटो रिसेप्टर होता था, और इसको फोटो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती थी, और इसको हमारे जमाने में आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते थे। क्या कहते थे, स्टिग्मा। पता तुम्हें, हम तुमसे इतनी बार कहते हैं कि तुम्हें प्लांट सेल समझनी है तो फुटबॉल देख लो। अंदर रबर का ब्लैडर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर लेदर की कवरिंग अर्थात सेल वाल। और अगर तुम्हें एनिमल सेल समझनी है तो फिर तुम गुब्बारा देख लो। गुब्बारा में मुलायम से झिल्ली तो होती है, ऊपर से रिजिड कवरिंग नहीं होती है। तो मुझे एक बात बताएं, ये हमको पुराने जमाने में पढ़ाया जाता था प्रोटोजोआ फाइलम में, जिसमें एनिमल आते थे, मतलब इसके ऊपर सेल वाल नहीं होती होगी। लेकिन जब सेल वाल नहीं होती है तो रिजिड कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होती है, तो तुम्हें अगर किसी एक सेल को समझना है तो ऐसा करो, एक थाली पे
घी की बूंद रख लो, या फिर ऐसा करो कच्चा मुर्गी का अंडा फोड़ो, उस एक चम्मच उसका लिबलिबा वाला पार्ट रख लो। लिबलिबा पार्ट प्रोटोप्लाज्म ही है, और जैसी थाली करोगे तिरछी बूंद उधर ही बहना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए अमीबा हर पल अपना रूप बदलता रहता है, क्योंकि ऊपर रिजिड कवरिंग तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि इसके चारों तरफ भी सेल वॉल नहीं है, तो इग्लिना का एक रूप फिक्स क्यों होता है, इसकी शेप क्यों नहीं बदलती है, इग्लिना इरेगुलर क्यों नहीं होता है। तो हम बताएंगे, माना कि यहाँ सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, मगर एक प्रोटीन की बनी कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल। तो इसलिए इग्लिना के रूप अमीबा की तरह हर पल बदलता नहीं है, इसलिए हमने बात बताई। अच्छा, मजे की बात है कि इसको पहले दोनों में पढ़ते थे, प्लांटिंग में पढ़ते थे, जब एल्गी में स्पेशली यूग्लिनोफाइसी, क्योंकि प्लांट लाइक कैरेक्टर है, क्लोरोप्लास्ट है, और उसको जूलॉजी में पढ़ते थे क्योंकि सेल वॉल नहीं है। तो हम तुम्हें बताएं, हमारे जमाने में तो उसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता था बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। देखो, कनेक्टिंग लिंक जब भी बोले जाते हैं तो पहले सिंपल फॉर्म का नाम लिया जाता है, बाद में लिया जाता है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म का। प्लांट की तुलना में एनिमल कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, इसलिए प्लांटी एंड एनिमलिया के बीच कनेक्टिंग लिंक कहलाता था। पता, जब क्लोरोप्लास्ट है तो धूप पड़ने पर अपना भोजन खुद बना लेगा, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शा लेता है। लेकिन सोचो, अगर कई बार सर्दियों के दिन भर सूरज नहीं निकलता है, बरसात के दिनों में बादलों में ढक जाते हैं सूरज, तो फिर ये लाइट नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। तो बताते हैं, जब पानी में रहता है ना, तो वहां पर छोटे जीवों का, अब छोटे जीव खुदा छोटा है तो हाथी थोड़ी शिकार कर लेगा, छोटे जीवों का ये शिकार कर लेता है, अर्थात प्रेडेशन कर लेता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इसमें एनिमल की तरह हेटेरोट्रॉफिज्म भी पाई जाती है, प्लांट की तरह ऑटोट्रॉफिज्म भी पाई जाती है। इसलिए कह सकते हो न्यूट्रिशन की दो जुगाड़ होने के चक्कर में इग्लिना मिक्सोट्रॉफिज्म दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मिक्सोट्रॉफिज्म। तीसरी बात बताएं कि तुम कभी ऐसा करना, पार्क में घूमने जाना और हरी हरी धूप घास हो, उसके ऊपर ईंटा रख के चले आना, 4-5 दिन बाद दोबारा देखने जाओगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ईंटा हटाओगे, नीचे की घास पीली पड़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जो क्लोरोफिल है उसकी सिंथेसिस के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। जब तुमने ईंटे से ढक दिया तो लाइट गिर नहीं पाई, नतीजा क्लोरोफिल नष्ट होने लगा, जिससे घास पीली पड़ गई। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि अगर इस इग्लिना के ऊपर लाइट ना पड़े तो क्या होगा। तो इसका कलर जो होता है वो हल्का होने लगता है, और ऐसे इग्लिना को, जिसमें क्लोरोफिल नष्ट होने लगा, ऐसे इग्लिना को इटियोलेटेड इग्लिना कहते हैं। क्लोरोफिल नष्ट होने को इटियोलेशन कहा जाता है। याद आया? तो इस तरह से हमने तो बोला था, जब तक साफ करें 2 शब्द बताना कि इग्लिना जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है कि मेराइन वाटर। हाँ, फ्रेश वाटर, रनिंग फ्रेश वाटर की स्थिर पानी में, स्टिग्नेंट फ्रेश वाटर में ना। इस तरह से बात बताई। अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, और जो कि हमने क्या कहा था कि ये किसकी तरह होते हैं, फंजाई लाइक होते हैं। और हम तुम्हें इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताएंगे स्लाइम मोल्ड। क्या होता है स्लाइम माने? देखो, स्लाइम माने होता है लिबलिबा, और मोल्ड माने फफूंदी, फंगस। अरे भाई, ब्रेड मोल्ड कहते थे राइजोपस को, ब्लू मोल्ड कहते थे पेनिसिलिन को। तो हम तुमसे ये बताया था कि ये जो है पुराने जमाने में फंजाई में ही पढ़ाए जाते थे। और फंजाई तुम जानते होगे कि फंजाई में कहा जाता है कि वो नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाते। नतीजा, ज्यादातर फंजाई सड़ी गली चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं, और डेड और डिकेइंग एनिमल प्लांट बॉडी से भोजन प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉप, तो ये भी सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, सड़ी गली चीजों उगते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएं, जब स्लाइम मोल्ड अब ज्यादा नहीं डिटेल में है, एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। कुछ कहलाते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड, और कुछ कहलाते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड। हालांकि समाज में जो पाए जाते हैं वो ज्यादातर एसेलुलर टाइप के ही होते हैं। चलो, हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी बाग में पेड़ से पत्ती गिरी, लीफ फॉल हुई, और लीफ में क्या हुआ, जमीन पे पड़ी रहेगी तो तुम देखते हो कि वो ऐसा लगता है आधी सड़ सी गई है नहीं, लीफ नष्ट होने लगती है। चलो, हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ऐसा लगता है ये जमीन पर पड़ी है कोई लीफ, है ना, और सड़ने लगी। अब सड़ेगी, अर्थात डिकेइंग बॉडी है, तो मान लो कहीं से इस पर एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट आके गिरा, कोई स्लाइम मोल्ड का एक सेल आके गिरी। हम तुमसे इतनी बार कहे हैं कि ये स्लाइम इसलिए कहलाते हैं कि फंगस के चारों तरफ काइटिनस सेल वॉल होती है, मगर इनके बाद चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए छूने पर लिबलिब लगते। खैर, अब जो हम कह रहे हैं छोटे जीवों का एक ही काम, भोजन और भजन। तो जब ये पत्ती सड़ रही होगी, इसको खाएगा, और खाएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। जब भी किसी सेल का साइज बढ़ जाता है तो उसमें सेल डिवीजन होता है। जब भी किसी परिवार का साइज बढ़ जाता है, परिवार में बंटवारा हो जाता है। नतीजा, इस सेल डिवाइड हो जाएगी, इसकी जगह पर 2 हो गई। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 2 से 4 बन जाएंगी, 4 से 8 बन जाएंगी, 8 से 16
16 बन जाएंगी। ऐसे करके ये डिवाइड करता ही चला जाएगा, ठीक है ना। हम देखो समझाने के लिए थोड़ा ऐसा बना रहे हैं। और फिर समझो कि मानो कि इनके बीच में अगर जो सेल मेम्ब्रेन है वो गल जाए तो क्या होगा, तो तुम ऐसा लगेगा कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास बन गया। क्या बन गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास। और इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं जो मलेरिया पैरासाइट करता है, ये इसकी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। इस तरह से बताते हैं ये अपना साइज बढ़ाता ही चला जाता है। कई बार तो कई फुट लंबा हो जाता है, पूरी पत्ती तक को ढक सकता है। पत्ती तो 1 फुट होती तक नहीं है। इस तरह से अपना साइज बढ़ाता जाएगा। लेकिन तुम जानते हो सेल वॉल तो है नहीं, सूखने के चांसेस ज्यादा है। तो बताते हैं जब एडवर्स कंडीशन आने की होती है, विषम परिस्थितियां आने की होती हैं, तो ये जानता है कि हम मारे जा सकते हैं, सूख सकते हैं। तो एडवर्स कंडीशन आने से पहले क्या करता है, इसके ऊपर एक एरियल ब्रांच ऐसे निकलती है। और एरियल ब्रांच का जो सबसे अंतिम पार्ट होता है वो जो है स्वेल कर जाता है। और हमने तुम्हें बताया था इस तरह से, मतलब कह सकते हो एक फ्लोटिंग बॉडी बन जाती है। और फ्लोटिंग बॉडी का जो सॉलिड पार्ट है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। नीचे तो ये स्पोरेंजिया का डंठल है, स्टाक है ना, और इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। एंजियम माने चेंबर होता है। जब फंजाई में हम गैमेट्स फॉर्मेशन पढ़ाएंगे या एल्गी में तो वहां गैमेटेंजियम शब्द बोला करेंगे। आज इसमें स्पोर पढ़ाएंगे, स्पोरेंजियम। अब क्या होता है इस स्पोरेंजियम के अंदर होता है मियोसिस। क्या होता है? चाहे तो कह दो मियोसिस होता है या कह दो रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन होता है तो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो तमाम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है। ऐसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में टूट जाता है। और इन्हीं हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं स्पोर। क्या कहते हैं? स्पोर्स बन जाते हैं। अब जब ये स्पोरेंजिया रप्चर करेगी तो ये यहां से बिखर जाएंगे। स्पोर्स का डिस्पर्सल हवा द्वारा होता है, एयर करंट द्वारा होता है। अब ये स्पोर मान लो आके कहीं गिरा तो ये गिरा आगे, तो अब सोचने वाली बात है कि जिसके पापा सूख सकते थे तो स्पोर क्यों नहीं सूखेगा? तो हम तुम्हें बताएं स्पोर बड़े रेजिस्टेंट कहलाते हैं क्योंकि इनके चारों तरफ थिक वाल पाई जाती है। ये अपवाद होता है कि स्लाइम मोल्ड के ऊपर नहीं पाई जाती है वाल, इसलिए, लेकिन उसके स्पोर के ऊपर थिक वाल पाई जाती है जिसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। इतने रेजिस्ट होते हैं कि बरसों बरस ऐसी जमीन पर पड़े रहेंगे और सूखेंगे नहीं, मतलब इनका डेसिकेशन नहीं होगा। फिर कभी फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अंदर की जो सेल होती है वो जर्मिनेट करेगी और यहां से एक अमीबा जैसा जूजू बाहर निकल आएगा ना। ये जो निकल के आया है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं अलग अलग स्पोर में। कुछ क्योंकि ये भी हेटेरोथाइलिज्म दर्शा सकता है, तो फिर हमने कहा था कुछ ऐसे स्पोर हो सकते हैं जिससे बिल्कुल दिखने में अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म निकल आए, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे जो है फ्लैजिलेटेड ऐसे ऑर्गेनिज्म निकल आए। फिर बताते हैं जो ये आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने से क्या होता है, एक फिर 2n स्टेज आ जाती है। क्या आ जाती है? 2n स्टेज जाइगोट की तरह। ये n और n थे और फिर इस जाइगोट में होता है समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस, जिसकी वजह से ये 2, 4, 8, 16 तमाम सारी इस तरह से ग्रो करके प्लाज्मोडियम में बदल जाता है। तो ये हमने तुम्हें बताई। यहाँ 2-3 बातें तुम्हें याद रखने लायक हैं कि स्लाइम मोल्ड इसलिए सिब्लाइम होते हैं, लिबलिबे होते हैं कि पहले जो आने तो फंजाई में ही पढ़ाए जाते थे, लेकिन फंजाई में से काइटिनस सेल वाल पाई जाती थी, इनके चारों तरफ काइटिनस सेल वाल होती नहीं, इसलिए आज इनको फंजाई से हटा के प्रोटिस्टा रख दिया गया। दूसरी बात क्या है कि ये कई फिट साइज में बड़े हो सकते हैं और सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। सारी फंजाई मोस्टली फंजाई, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं लेकिन ये ज्यादातर। तो फिर हमने क्या बताया था इनमें स्पर्सल का स्पोर्स का डिस्पर्सल कैसे होता है? भाई स्पोर्स का डिस्पर्सल हवा द्वारा होता है, एयर करंट द्वारा होता है। स्पोर्स सूखते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके चारों तरफ थिक वाल पाई जाती है, इसलिए उनका डेसिकेशन नहीं होता है, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, बरसों बरस ऐसी जमीन पे पड़े रह सकते हैं। बस यहां तक की कहानी खत्म हो गई स्लाइम मोल्ड की। अब बात आई प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। तो अब जैसे ही प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट कहा अर्थात एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहा, तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बताएंगे कि विदाउट सेल वाल होंगे। भाई एनिमल सेल के चारों तरफ सेल वाल कहां पाई जाती थी, तो ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। दूसरी बात हम कहेंगे कि विदाउट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि प्लांट सेल का लक्षण होता है क्लोरोप्लास्ट होना, एनिमल सेल का नहीं होता है। और जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो धूप में अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या दर्शाएंगे? हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाएंगे। हेटेरोट्रॉफिज्म दर्शाएंगे ना, तो दूसरों से भोजन लेंगे। लेकिन पता तुम्हें एनिमल प्लांट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो लोकोमोशन की क्षमता होती है ये एनिमल में होती है प्लांट में। अरे भाई कभी तुमने नीम के पेड़ को दौड़ते देखा है क्या? ये तो एनिमल्स के लक्षण होता है। तो इनमें एनिमल की तरह लोकोमोशन की क्षमता होती है। किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर की मदद से लोकोमोशन करते हैं, इसी आधार पर हमने इनको 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 अमीबॉइड प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। अमीबॉइड प्रोटिस्ट, चाहे अमीबॉइड प्रोटिस्ट कह दो चाहे इनको स्यूडोपोडियल प्रोटिस्ट कह दो। जब कभी तुम्हें हम अमीबा पढ़ाएंगे, हालांकि अब डिटेल नहीं पढ़ाया जाता है, तो बताएंगे कि अमीबा
कि मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन ना, और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, सब कुछ है अंदर, बताएंगे नहीं अभी। हाँ, ये अलग बात है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही, लेकिन अमीबा को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो सबसे स्पष्ट जो दिखाई पड़ता है, मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो होती है वो ये होती है, ये कोई रिक्तिका होती है, वैक्यूल, और इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्यों होती है अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। खैर, तो हम पहली बात तो ये बता रहे थे कि मान लो ये अमीबा है, तो इसमें क्या उसी समय बताएंगे कि इसका प्रोटोप्लाज्म दौड़ के आता है पीछे से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टकराता है, और जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्ज कर जाती है। कभी सॉल जेल इंटरकन्वर्जन थ्योरी, याद आया? जो स्यूडोपोडिया प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स की वजह बनते हैं। इन स्यूडोपोडिया जो ये फिंगर लाइक प्रोसेस बनी, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो माने फाल्स होता है, तो चाहे स्यूडोपोडिया कह दो, कभी कभी इनको फाल्स फीट भी कहते हैं स्यूडोपोडिया को। तो हम इससे इस तरह से ये जो अमीबाइड प्रोटिस्ट हैं ये स्यूडोपोडिया से मूवमेंट करते हैं। और सोचो अगर कहीं रास्ते में जामुन पड़ गया, जामुन ने मतलब फूड पार्टिकल आ गया, तो बुद्धि तो है नहीं, ब्रेन तो है नहीं, तो ये हटता नहीं, ये आगे बढ़ती चला जाता है, और जैसे ही फूड पार्टिकल से टकराता है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर तरफ बल्ज करने लगती है, ये बॉडी और आगे जाएगी, बल्जिंग और डीप होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आता है कि जब फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेगा तो ये फूड पार्टिकल जो होता है वो आ जाएगा शरीर के अंदर और फूड वैक्यूल बन जाएगी। तो हम तुमसे पूछें पहली बात, दो चार पॉइंट बता दें कि जो अमीबाइड प्रोटिस्ट होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, ये समुद्री पानी में भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं ना, मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं। और लोकोमोशन काहे से करेंगे? लोकोमोशन की तो बात छोड़ो, साथ साथ फूड कैप्चरिंग भी, एंड फूड कैप्चरिंग किससे करेंगे? स्यूडोपोडिया द्वारा करेंगे, इसलिए तो इनको कहा। और तुम हम एक बात बता रहे थे कि चूंकि अगर ये पुराने जमाने में ऐसे कहा जाता था, मान लो जैसे ये कोई नदी है, तो हमने तुमसे एक बात बताई थी कि नदी, तालाब, झील, झरना, यहाँ इनका पानी फ्रेश वाटर कहलाता है, इसलिए कम खारा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाएं तो ऐसा लगता है जैसे नदी, तालाब, झील, झरना का जो पानी होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी अर्थात सांद्रता जो होती है 50 मिली ऑस्मोल से भी कम होती है, और समुद्र का पानी बड़ा खारा होता है, इसकी सांद्रता होती है 1000 मिली ऑस्मोल। समुद्र पानी बड़ा नमकीन होता है। अब हम तुम्हें बताएं कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है ये एनिमलिया का नहीं मेंबर है, लेकिन चलो समझाने के लिए, तो जैसे समझो मछली से बना दे, अमीबा ही बना दिया, जैसे मान लो यहाँ का कोई अमीबा है, तो उसके शरीर का फ्लूइड जो होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो पानी की तुलना में गाढ़ा होता है। ऐसे समझाने के लिए वैल्यू ले ली, मान लो 200 मिली ऑस्मोल है। तुम भी जानते हो जो पतले सोल्यूशन होते हैं, गाढ़े सोल्यूशन होते हैं, वो पतले वाले सोल्यूशन में से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी इस तरह से अंदर जाएगा, और पानी अंदर गया तो ये तो विदाउट सेल वाला है, ये बढ़ सकता है। तो भगवान ने क्या किया था कि जो अमीबा होता है, इसीलिए हमने तुम्हें बता रहे थे कि इसके पोस्टीरियर एंड पर, ऐसे तो कोई पोस्टीरियर एंड नहीं, ऐसे तो कोई एंटीरियर एंड नहीं, फिर भी ये मान लिया जाता है कि अमीबा जिधर जा रहा है ये इसका एंटीरियर एंड है और ये वाला इसका पोस्टीरियर एंड है। पोस्टीरियर एंड पर ऐसा कोई वैक्यूल बनाई, रिक्तिका बनाई, इसी का नाम बताया था अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अलग बात है हमारे जमाने में पढ़ाया जाता था कि इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट नहीं कहते हैं, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जितना फालतू का पानी बॉडी में आता है ये सारा पानी इस वैक्यूल में आ जाता है, और ये किनारे आके रप्चर कर जाती है, तो पानी इस तरह से बाहर निकल जाता है। मालूम तुम्हें? किसी सोल्यूशन में से एक्सेस वाटर बाहर निकाल दो तो सोल्यूशन की सांद्रता मेंटेन हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है। अच्छा सोचो तुम्हारे घर में पानी घुसाया बरसात में, तुम मग्गा लेके उसको बाहर निकालने में लगे हो, तो तुम्हें मजा आएगा कि थकान होगी? थकान होगी, एनर्जी खर्च होगी। ऑस्मो रेगुलेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसका सबूत है हमारे पास। अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप से देखो तो तुम्हें कंडेंसेशन मेम्ब्रेन के चारों तरफ खूब सारी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ेंगी ना। तो दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है। तुमने अर्थवर्म को देखा हो, ऐसे चलता है, तो ये जो पिछला सिरा होता है ऐसा लगता है घसीट रहा है, इसको ट्रेलिंग एंड भी कहते हैं। तो एक बात बताओ, अमीबा में मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस एंड पर पाई जाती है? ट्रेलिंग एंड पर पाई जाती है। काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव प्रोसेस है? तो तुम कहोगे एक्टिव प्रोसेस है, बात समझना। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मान लो इसी नदी वाले अमीबा को समुद्र में पहुंचा दे। अब समुद्र में मान लो ये आ गया, तो हमें तुम ये सोच के बताओ कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क करेगी कि नहीं करेगी? भाई समुद्र का पानी खुद है बहुत गाढ़ा है, अब इसकी बॉडी है कम गाढ़ी, ऐसा लगता है 200 मिली ऑस्मोल, बाहर जाता है, यहाँ तो पानी उल्टा बाहर आने का चांस है, और फिर तुम ऊपर से शरीर का पानी बाहर निकाल के क्या करोगे? इसलिए कहा जाता है कि फ्रेश वाटर अमीबा को अगर समुद्र में ट्रांसफर कर दिया जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनना बंद हो जाता है, डिसअपीयर हो जाती है। कहीं उल्टा पूछ दिया जाए, मान लो कोई प्राकृतिक समुद्री अमीबा
अमीबा है, अब समुद्री एल्गी है अमीबा है, तो हमने कहा उसको अगर मान लो इधर ले आए तो फिर इसका शरीर कुछ गाढ़ा माना जाता है। जब ये फ्लूइड गाढ़ा हो गया, मान लो 200 हो गया, 300 हो गया, तो पानी बहुत तेज तेज अंदर आएगा, जल्दी जल्दी पानी फालतू का बाहर निकालना पड़ेगा। अर्थात अगर समुद्री अमीबा को नदी में ट्रांसफर कर दिया जाए तो बताओ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसिपेयर हो जाएंगे कि फास्टर वर्क करेंगी? फास्टर वर्क करेंगी। बात समझते ना? इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि जो ये होते हैं अमीबॉइड प्रोटिस्ट, ये स्यूडोपोडिया द्वारा मूवमेंट करते हैं। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या मॉइस्ट सॉइल्स कुछ भी पाए जा सकते हैं। स्यूडोपोडिया सिर्फ लोकोमोशन में नहीं, फूड कैप्चरिंग में भी मदद करता है। और हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि एनिमलिया के प्रोटोजोअन, प्री प्राइम माने अग्रिम, जून माने एलिमन, इनको प्रिमिटिव एनिमल कहा जाता था। एनिमल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन बायोलॉजी या साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहलाती है। माना जाता है कि कुछ समुद्री अमीबा ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सेल वॉल तो नहीं होती है, लेकिन सिलिका की एक कवरिंग हो सकती है। जैसे मुर्गी के अंडा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की सेल पाई जाती है ना, इनके ऊपर सिलिका की बड़ी सेल हो सकती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि इसमें कौन आता है, तो हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें अमीबा आता है। कौन आता है? और एक का नाम तो बड़ा सुंदर है, एंट अमीबा। अरे भाई, इंटेरॉन माने इंटेस्टाइन होता है। तुमने डाइजेस्टिव वाले चैप्टर में सुना था कि अगर इन्फ्लेमेशन ऑफ हो जाए तो इसको कहते थे इंटेराइटिस। क्या दवाई का नाम सुना? एंटीरोक्विनोल। तो इस तरह से हमने तुमसे बोला कि इंटेस्टाइन माने अमीबा होता है, इंटेरॉन माने अमीबा इंटेस्टाइन होता है। तो ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, मतलब ये पैरासिटिक फॉर्म को दर्शाता है। और ये समुद्र में या नदी में फ्रीली रहता है अपने, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, ये पैरासिटिक हो सकते हैं। पता तुम्हें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल ही तो है, तो ये हो सकता है जो एंट अमीबा हैं ये एलिमेंट्री कैनाल के फर्स्ट पार्ट में ही हो और यहाँ पर मसूड़े में हो। मसूड़े को गम या जिंजिवा कहते हैं। तो इसकी स्पीसीज का नाम हो गया एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या हो गया? जिंजीवैलिस। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, और हम जो वहाँ पर हमारे टिश्यू को, हमारी हिस्टोलॉजी को लिसिस करते रहते, गलाते रहते हैं, उसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब देखो उसका नाम कितना सुंदर है, हिस्टोलॉजी माने टिश्यू, लिसिस माने गलाना, तो वो हमारी इंटेस्टाइन के टिश्यू को गलाता रहता है। अच्छा तुम बात बताओ, तुम्हारी नाक में उंगली, माचिस की तीली डालें, नाक सूख जाएगी कि बहने लग जाएगी? या आंख में तिनका डालें, आंसू सूख जाएंगे कि बहने लग जाएंगे? कहा जाता है कि किसी भी सिक्रेटरी टिश्यू को किसी भी तरीके से जब स्टिमुलेट किया जाता है तो हमेशा सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी इंटेस्टाइन की दीवार को कुरेद रहा होता है तो फौरी तौर पर शुरुआत में उससे म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और वो म्यूकस कभी कभी लेटरिन में बाहर आने लगता है। तो उस गांव के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सफेद पेचिस हो रही, सफेद पेचिस। लेकिन घाव जब गहरा हो जाए तो खून भी आने लगता है, खूनी पेचिस हो रही, खूनी पेचिस ना। तो इस तरह से हमने कहा था अर्ली स्टेज में डायरिया कहलाती है, लेकिन जब ब्लड भी आने लगता है तब इधर इंटेस्टाइन में मरोड़ होने लगती है, दर्द होने लगती है। डिस माने पेनफुल, इंटेरॉन माने इंटेस्टाइन। लेटर स्टेज को डिसेंट्री कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? डिसेंट्री। अर्ली स्टेज को डायरिया कहा जाता है। तो इस तरह से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बताई थी। एक और होता है हमारी इंटेस्टाइन में जो स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलम में पाया जाता है और हमको बीमार नहीं पकड़ता है, तो वो हम उसको कहते हैं एंट अमीबा कोलाई। क्या कहते हैं? एंट अमीबा कोलाई हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवैलिस। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल पूछा जाता है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं, उस समय बताते हैं कि मसूड़े में सूजन आ जाती है, जिंजीवाइटिस कहते हैं। लेटर स्टेज में जब पस पड़ जाता है तो बहने लगता है, तो रिया माने बहना, जैसे डायरिया, नोजोरिया। तो हम तुम्हें बताएंगे, सवाल कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो पायरिया होती है ये एंट अमीबा जिंजीवैलिस करता है कि बैक्टीरिया करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, ना कि एंट अमीबा जिंजीवैलिस। तो फिर ये क्या करता है? जैसे हमने तुमसे बताते पहली बार चोट लग जाए शायद इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन चोट पे चोट लग जाए तो बहुत नुकसान होता है, बहुत दर्द होता है। अर्थात ऐसा लगता है ये हमारे मसूड़े को घायल कर देता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़्यादा कर देते हैं, तो आसानी से कर देते हैं। मतलब ये पायरिया काज नहीं करता है, पायरिया को एक्सग्रेट करता है। क्या करता है? एक्सग्रेट। तो इस तरह से हमने तुम्हें अभी अमीबिक प्रोटिस्ट बताए। इसके बाद इनका जो दूसरा ग्रुप है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट का, उसका नाम है फ्लैजिलेटेड। क्या नाम है? फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। अब नाम ही पर्याप्त है कि चूंकि हमने कहा था ना कि एनिमल्स का बहुत बड़ा लक्षण होता है लोकोमोशन दर्शाना, इसी आधार पर इनको 4 भागों में बांट रहे थे कि आखिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है क्या। चलो हमने तुम्हें एक बताया, जैसे मान लो कोई हमने यूनिसेलुलर यूकैरियोट बताया। अब ये बार बार नहीं बताएंगे, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ होता होगा, लेकिन इस पे ये जो इनका नाम बताता है कि इनमें लोकोमोशन के लिए ये पाया जाता है। क्या? फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। और हम तुम्हें बताएं इसमें दोनों तरह के मेंबर भी आते हैं, इसमें फ्री लिविंग भी आते हैं, पैरासिटिक भी आते हैं। क्या तुमने कभी ट्रिपैनोसोमा का नाम सुना? ट्रिपैनोसोमा। क्या तुमने कभी लीशमैनिया का नाम सुना? लीशमैनिया का नाम कितना सुंदर, ट्रिपैनोसोमा। ऐसा लगता है ट्राई माने 3 सोना वाले सोना। इनकी इसका इन्फेक्शन हो जाए तो हम सुबह दोपहर शाम सोते ही रहेंगे, और अगर तुम सुबह दोपहर शाम सोते रहोगे तो पापा कहेंगे तुम्हें यार नींद की बीमारी हो गई क्या? बीमारी को कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। और अब सिलेबस में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम
तुम्हें बताएंगे कि इसका वाहक होती है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इसको कौन पहुंचाती है, तो पहुंचाती है सीसी फ्लाई। कौन बुलाती है? सीसी फ्लाई इसकी वेक्टर होती है, वाहक होती है ना। लीशमैनिया, तो तुम्हें जब डॉक्टर बनोगे तो तुम सुनोगे कि मैनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो देखो, नींद का आना ना आना ये भी सारा खेल दिमाग का ही है। हम बताएं, जब हम लोग निश्चिंत होते हैं, गहरी नींद आती है, परेशान होते हैं, नींद नहीं आती है, तो ये हमें निद्रा रोग कर देता है, स्लीपिंग सिकनेस कर देता है। तो इससे समझ में आता है कि ये हमारे नर्वस टिश्यू में रहता है, नर्वस टिश्यू में, और इसका नाम है लीशमैनिया। जब तुम डॉक्टर बनोगे तब भी देखो कि मैनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, इससे भी पता चलता है कि ये भी हमारे नर्वस टिश्यू में ही रहता है। और कौन सी बीमारी करती है? कालाजार। कालाजार ऐसा लगता है काला बाजार, और काला बाजारी गंदे संदे काम कौन करते हैं? पागल लोग करते हैं। इससे याद रहेगा कि ये मैनिया एक ऐसा लगता है मेंटल डिसऑर्डर है, पागलों का बीमारी है, तो ये लीशमैनिया कालाजार कर लेती है। और हम तुम्हें बताएंगे इसको भी एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, अर्थात इसकी जो वेक्टर होती है वो कहलाती है सैंड फ्लाई। क्या उनको कहलाती है? सैंड फ्लाई। अब उसका दूसरा नाम मत पढ़ो, फ्लीबोटोमस भी कहते हैं, वो इसको फैलाने का काम करती थी ना। तो इस तरह से देख लेना, फ्लीबोटोमस, एग्लोसाइना जो भी कहते हैं। फिर हमने तुम्हें एक बात बताई, इस तरह से फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट के बारे में बताइए। अब साथ ही साथ तुमने सिलिएटेड प्रोटिस्ट का नाम सुना है क्या? सिलिएटेड प्रोटिस्ट तो नाम बताता है कि इनमें लोकोमोशन काहे से होगा? सिलिया द्वारा। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मान लो अभी हमने किसी प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। क्या बनाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हमने बस बॉडी के एक साइड में थोड़ा सा सैलोपिड टाइप का बना दिया है ना। अब ऐसे समझो कि जैसे हमारे दांत टूट जाए तो हमारे लिप्स जो है अंदर को धस जाए, यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, जैसे बुजुर्गों को हो जाता है। तो इस तरह से इधर साइड जो गड्ढा सा होता है, इसको चाहो तो इस जगह को कह सकते हो ओरल, ओरल बैकल कैविटी से तो होता है ना, और इसको कह सकते हो ओरल ग्रूव कह सकते हो, ओरल ग्रूव कह सकते हो। पता तुम्हें सिलिएटेड प्रोटिस्ट हैं। चलो अभी बता रहे हैं, अंदर हमने साइटोप्लाज्म बना दिया। अब ये थोड़ी बताएंगे कि इनमें भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता होगा, लेकिन यहाँ पर हम बताएं कि जो बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, और इन्हीं से हेरी आउटग्रोथ निकलती है। भाई छोटी साइज की होती तो सिलिया कहते थे, बड़ी साइज की होती तो हेरी आउटग्रोथ तो उसको फ्लैजिला कहते थे। तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेरी आउटग्रोथ निकलती है, मतलब सिलिया निकलते हैं। पता तुम्हें, सिलिया ऐसा लगता बाल है, और बाल की स्टडी को ट्राइकोलॉजी कहते हैं। तो हम बताएं तुम्हें, इसके पूरे शरीर पर इस तरह से सिलिया होने के चक्कर में इसको कहते थे होलोट्राइकस। क्या कहते थे? होलोट्राइकस। होल माने संपूर्ण, ऐसा लगता है पूरे संपूर्ण शरीर पर इसके सिलिया होते हैं। लेकिन ये सिलिया में भी बड़ी खास बात होती है, जो ये पोस्टीरियर एंड होता है इसके सिलिया बड़े होते, कुछ लंबे होते। इनको इस कॉर्डल टफ्ट को क्या क्या काम होता है अभी थोड़ी देर बाद बताएं। पता तुम्हें, इसके ऊपर सेल वाल इसके ऊपर नहीं होती है। भाई किसी भी एनिमल के ऊपर सेल वाल नहीं होती है, तो फिर इसकी बॉडी शेप अमीबा की तरह इरेगुलर क्यों नहीं होती है? अमीबा की तरह हर पल बदलती क्यों नहीं है? जैसे इग्लिना में बताया था, वैसे यहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर भी एक कवरिंग पाई जाती है। क्या कहते थे इग्लिना में इस कवरिंग को? पेल्किल। यहाँ पर भी ऐसे पेल्किल पाई जाती है, इसलिए इसकी बॉडी शेप बिना सेल वाल के भी हर पल बदलती नहीं है। अच्छा दूर से देख के बताओ, ये दिखने में लगता कैसा? चप्पल जैसा। इसको क्या कहते थे पुराने जमाने में? स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते थे। क्या कहते थे? स्लीपर एनिमल्क्यूल कहते थे, ऐसे ना। अब हम तुम्हें बताएं, ये जो गड्ढा होता है, ये अंदर थोड़ा सा बना दे, दिखा दे ताकि दिखाई दे स्पष्ट। ऐसे अंदर थोड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है, और इस गड्ढे को चाहो तो ओरल ग्रूव या गलट कहते हैं। और फिर अंत में जाके ये अंग्रेजी के ईएस के आकार के किसी पाइप से जुड़ जाता था। इसको बक्कल, उसको कहते थे फेरिंग्स कहते थे। अब है नहीं सिलेबस में, और बाद में जो आके किसी ट्यूब में खुल जाती थी, जो भविष्य में फूड वैक्यूल में चेंज हो जाती थी। इस तरह से ये सिलिया इनके ऊपर पाए जाते थे, जैसा कि इनका नाम है। लोकोमोशन इसी से करते थे। बिल्कुल सिलिया बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारे हाथ। सोचो हम लोग पानी में कूदते हैं तो क्या होता है? ऐसे हाथ चलाते हैं, तब जाके शरीर आगे बढ़ता है। तो लेकिन तुमने कभी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके देखा? तुमने देखा होगा कि मोटरसाइकिल कब स्टार्ट होने का चांस होता है? जब किक नीचे को जाती है कि ऊपर को आती है? नीचे को जाती है। तो ऐसे ही होता है कि जब सिलिया ये पीछे जाते होंगे तो ऐसा लगता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार, पानी को जब हम पीछे ढकेलेंगे तो शरीर आगे हमारा बढ़ जाएगा ना। तो इस तरह से हम बताएं सिलिया द्वारा स्विमिंग करते थे, और सिलिया जब पीछे की तरफ जाते थे तो शरीर आगे बढ़ता था, तो पीछे जाने को कहते थे इफेक्टिव स्ट्रोक। और फिर घसीट के पुरानी अवस्था में इनको ले लिया जाता था, इसको कहते थे रिकवरी स्ट्रोक। अच्छा सोच के बताओ, मरगिल्ले हाथों से पानी पीछे ढकेलेंगे कि मजबूत हाथों से? मजबूत हाथों से। तो सवाल मेरे जमाने में पूछा जाता था कि इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान सिलिया कॉन्ट्रैक्टेड एंड कर्व्ड होते थे, और रिकवरी स्ट्रोक के समान लूज एंड स्ट्रेट होते थे ना। इस तरह से ये स्विमिंग करता हुआ चला जाता था। लेकिन एक बात बताएं,
तो फिर ये जो कॉर्डल टफ्ट है, जो लंबे सिलिया है पूंछ वाले एंड पर, ये फिर बड़े खाए होते थे। कभी तुमने अगर बोटिंग करने गए हो किसी पार्क में, तो तुम वाटर पार्क में, तो तुम देखो कि नाव होती है और उसमें हम लोग पैडल से चलाते हैं नाव को। तो मान लो ये सब पानी पानी है, तो हम बताएं कहीं कहीं पर इसमें ऐसे हैंडल लगा होता था, और हैंडल लगा होता था ऐसे, और पानी के अंदर इससे रॉड से ऐसे कोई टिन टाइप की लगी होती है, और भाभी जी जो है यही ऐसे बैठी रहती हैं और इसको हाथ से ऐसे हैंडल को पकड़े रहती हैं। तो जैसे अब हैंडल है, ये इधर मोड़ दिया तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मोड़ दिया तो इधर मुड़ जाएगा। ऐसा लगता है ये जो कॉर्डल टफ्ट है ये बिल्कुल कार के स्टीयरिंग की तरह काम करता है, लोकोमोशन के दौरान पैरामीशियम को डायरेक्शन देने का काम करता है। कोई समझा? इस तरह से कहानी होती है। लेकिन एक मजे की बात तुम्हें बताएं, चूंकि ये भी फ्रेश वाटर हो सकते हैं, इनके शरीर में भी पानी अंदर जा सकता है, और पानी अंदर जाएगा तो ये फट न जाए, तो इनके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। अरे भाई अमीबा में तो हमने चलो एक ही बताई थी, यहाँ तो ऐसे दो होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और पानी जब बहुत अंदर जाएगा तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, तब पानी अंदर आसानी से वैक्यूल में आ जाएगा। तो इन पे तो ऐसे फीडिंग कैनाल तक जुड़ी होती थी, फीडिंग कैनाल ऐसे जुड़ी होती थी ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अच्छा सवाल ये होता है, मान लो कम पानी अंदर आ रहा है तो क्या करें? तो बताते हैं जब पानी कम अंदर आता है तो दोनों में से ये पहले काम करती है, इसको जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाता है, पोस्टीरियर ज्यादा काम की जाती है। पता तुम्हें सिलिएटेड प्रोटिस्ट हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, बावजूद इसके इस जो क्लास है इसकी सबसे बड़ी पहचान प्रेजेंस ऑफ सिलिया नहीं है, इनका डायग्नोस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ सिलिया नहीं है। फिर है क्या? डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई। क्या होता है? डाई माने दो, मॉर्फोलॉजी माने बाह्य संरचना। इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं वो ऐसा लगता है दो अलग अलग प्रकार की शकल सूरत दर्शाते हैं। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होना इनका डायग्नोस्टिक फीचर है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक तो बड़ा होता है, दिखने में कुछ कुछ किडनी जैसा होता है, और इस तरह से एक या एक से अधिक छोटे हो सकते हैं। जो बड़ा होता है तुम भी जानते हो उसको मेगा या माइक्रो कह सकते हैं। भाई मेगा माने 10⁻⁶, माइक्रो माने 10⁻⁻�6। तो इसको मेगा न्यूक्लियस या माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है, इसको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। ये फिजिक्स कहती है n1 μ1 बराबर n2 μ2, अर्थात जो खुद में बड़ा होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम रहती है, जो खुद में छोटा होता है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होती है। तो जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, माइक्रो न्यूक्लियस होता है, ये ज्यादातर एक ही होता है, ज्यादातर नहीं हमेशा एक होता है। और जो छोटा वाला होता है ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हम पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज पढ़ा रहे हैं। अब तो पढ़ा ही नहीं जाता है, वरना हमको पैरामीशियम कॉर्डेटम पढ़ाया जाता था, पैरामीशियम ऑरेलिया पढ़ाया जाता था, पैरामीशियम बर्सेलिया पढ़ाया जाता था, पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम पढ़ाया जाता था। उसका तो नाम ही था, मल्टी बने बहुत सारे, माइक्रो बने छोटे वाले, मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम कहते थे। तो ये गिनती में ज्यादा भी हो सकते हैं। करते क्या है, दो प्रकार के न्यूक्लियस होना, तो तुम भी जानते हो। ऐसे समझो ये हम लोगों के घर का ये दादाजी हैं, दादाजी का काम होता है दिन में निकल गए घर से बाहर और कभी ककड़ी ले आए, कभी खीरा ले आए, कभी भुट्टा ले आए, कभी जो है आम अमरूद ले आए। अर्थात उनका मेन काम होता है परिवार के लिए भोजन का जुगाड़ करना। तो कह सकते हो तुम्हें ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ट्रॉफिक शब्द न्यूट्रिशंस होता है। तो तुम ये कह सकते हो बड़ा वाला जो होता है न्यूक्लियस है ये ट्रॉफिक फंक्शन को संभालता है, या न्यूट्रिशन के फंक्शन को संभालता है, या मेटाबॉलिक फंक्शन को संभालता है, या वेजिटेटिव फंक्शन को संभालता है। तो इस तरह से बुजुर्गों का काम होता है भोजन का और घर का ख्याल रखना। फिर छोटे लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जैसे छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, हमारा हम लोग का मेन उद्देश्य होता है इन बुजुर्गों के लिए खिलौने तैयार करना, अर्थात रिप्रोडक्शन द्वारा संतानें पैदा करना। तो ये जो होता है कह सकते हो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को संभालता है, और रिप्रोडक्शन ही वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे माँ बाप के लक्षण संतान में जाते हैं। क्या कहते थे इसको? हेरिडिटरी। तो इस तरह हेरिडिटरी फंक्शन को संभालता है या रिप्रोडक्टिव फंक्शन को संभालता है। तो याद रहे कि सिलिएटेड प्रोटिस्ट का डायग्नोस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ सिलिया नहीं है, हम तुम्हें बता रहे थे डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है। एक छोटी सी और बात बताएं कि सिलिया द्वारा ये लोकोमोशन ही नहीं करता है, एक काम और भी करता है। कभी ऐसा तुमने करना, कभी तुमने गंगा जी में किसी भी नदी में भंवर धारा देखी है? कहीं कहीं पानी ऐसे घुमड़ घुमड़ नाचता है और बड़ा डरावना सा लगता है, इडी करंट, भंवर धारा, ऐसे पानी नाचता है उसमें। और इस भंवर धारा की खास बात होती है कि अगर कागज की नाव अर्थात कोई चीज इसके चक्कर में फंस गई, इसकी रेंज में आ गई, तो सीधा तली में ही पहुंचती जाके, है ना। या कभी तुमने बतासे पानी पूरी खाने गए हो, तुमने देखा वो जार में पानी रखता है, पहले लकड़ी से चलाता है तो कौन सी पैदा हो जाती है। क्या करता है ये पैरामीशियम जिस पानी में होता है, अब ऐसे समझो यही ओरल ग्रू और ये है उसका मार्जिन, ये किनारा किनारा मार्जिन है, ये मार्जिन, और यहाँ पर हमारी होती मूंछें मतलब सिलिया, और इन्हीं सिलिया को हम पानी में डुबकी लगा के ऐसे हिलाते खूब तेज, तो पानी में लगता है ऐसे एक
भंवरधारा पैदा हो जाएगी ना, और इसी भंवरधारा में ईडी करंट में अगर फूड पार्टिकल फंस गया तो सीधा यहाँ से होते हुए, गलेट से होते हुए, फायरिंग से होते हुए पहुँच जाएगा क्या, सीधे फूड वेहिकल में पहुँच जाएगा। तो हमें सोच के बताओ, इसलिए लोकोमोशन में मदद करते हैं, फीडिंग में भी मदद करते हैं ना। हालांकि वहाँ पर बाद में कभी बताएंगे कि क्या करता है, जब छोटे छोटे फूड पार्टिकल आते हैं उनका तो इंजेक्शन कर लेता है, और बड़े बड़े फूड पार्टिकल होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए पैरामीशियम को फिल्टर फीडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर। याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें बताई। अब बात आई तीसरा, जो चौथा अगला ग्रुप है उसका नाम है स्पोरोजोवन प्रोटिस्ट। क्या नाम है? स्पोरोजोवन प्रोटिस्ट। इनके सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे अगर तुम पहला सेंटेंस याद कर लो। इसके गजब की बात है कि ऑल आर इंडो पैरासाइट। क्या? ऑल आर इंडो पैरासाइट। अंतः परजीवी होते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं। और तुम्हें सोचो, जैसे मान लो एस्केरिस का एग्जाम्पल लेके समझाएं कि एस्केरिस मान लो हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है विद फैमिली, मतलब मेल और फीमेल पर। तो अब जैसे एस्केरिस यहाँ है तो तुम भी जानते हो जो इंडो पैरासाइट होते हैं, हमारे अंदर कोई मैदान तो पड़ा नहीं कि एस्केरिस अपने बच्चों से कहे चलो बच्चा हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम बल्ला चलाएंगे, तुम दौड़ दौड़ के गेंद उठा के लाना। यहाँ कोई मैदान नहीं है जो जहाँ ये टहले फिरें। तो इसलिए कहा जाता है जितने इंडो पैरासाइट होते हैं इनमें कोई स्पेशल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है, तो स्पोरोजोन्स में भी नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कभी पानी गाढ़ा हो जाए कभी पतला हो जाए। तो जो स्पोरोजोन्स होते हैं यहाँ ऑस्मो रेगुलेशन की भी कोई खास आवश्यकता नहीं है, इसलिए विदाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? विदाउट कॉन्ट्रैक्टाइल। एक बात बताएं, जितने इंडो पैरासाइट होते हैं चाहे वो एस्केरिसनी ही क्यों ना हो, एस्केरिस मतलब मेल फीमेल दो होता ना, इसलिए एस्केरिसनी कह दिया। और तुम जानते हो कि ये अगर अंडे देगी तो वो हमारे फीकल मैटर के साथ बाहर निकल के आएंगे। मतलब इसके जो भविष्य है अंडे बच्चों के अंदर, इसका भविष्य छुपा है अंडों के अंदर, तो इसका जो भविष्य है वो हमारे हाथ में है। पता नहीं हम पोटी कहाँ करके आए, हो सकता है हम किसी नाली में जिसमें पानी भरा उसके ऊपर बैठ के पोटी कर दें तो इसके अंडे पता चले दिलकर्मा नालियों में बह गए। तो दूसरी बात हम बताएं, तुम्हें ऐसा भी हो सकता है कहीं आग सुलग रही थी हम उसके ऊपर पोटी कराए, मतलब इसके अंडे सुलग जाए। तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं जितने इंडो पैरासाइट होते हैं इनका सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये रिस्क नहीं लेते हैं। ये एक मैनी स्पोर्ट्स बनाते हैं अपने जीवन में, तमाम स्टेजेस दर्शाते हैं ताकि सर्वाइवल का चांस पड़ जाए। और तभी काफ़ी बताने का टाइम नहीं, जैसे छोड़ो। तो इस तरह से हमने तुमसे कहा कि इनके जीवन में स्पोर्ट्स बनते हैं, इसलिए इसको स्पोरोजोन्स कहते हैं। क्या तुम्हें इसमें एग्जाम्पल पता? अमीबा का नाम सुना है? अमीबा नहीं, प्लाज्मोडियम का नाम सुना है? प्लाज्मोडियम को क्या कहते हैं? जो मलेरिया पैरासाइट करता है, मलेरिया पैरासाइट कहलाता है। मलेरिया अर्थात कॉमन एगो कर देता है। और तुम भी जानते हो मलेरिया को कौन फैलाती है, अर्थात प्लाज्मोडियम की वेक्टर कौन होती है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल कहना जरूरी है क्या? हम तुमसे रोज कहते हैं कि खून पीने की आदत फीमेल की होती है, अब मेल तो हमेशा फूलों के चक्कर में रहते हैं। अब मतलब ये है कि जो मेल मॉस्किटो होते हैं नेक्टर फीडर होते हैं और फीमेल मॉस्किटो ही सैंगिवरस होती है, जो हमको काटने आती है वो फीमेल एनाफिलीज मतलब फीमेल मॉस्किटो होती है, चाहे एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स। तो इस तरह से तो इसलिए मलेरिया को पैरासाइट को प्लाज्मोडियम को मोस्ट नोटोरियस प्रोटोजोन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। याद आया? तो ये किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला किंगडम जिसका नाम है फंजाई। ठीक है ना?